Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am here with another lecture of chapter number 2 of first year biology, that's name is biological molecule. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का जो है कुछ इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री को देखा, जिसमें हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस देखा। देन हमने मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया। फिर हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म के अंदर दो मेजर रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस जो है वो आपकी बुक में मेंशन है। वो कहता है कि कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जितनी भी ऑर्गेनिक लाइफ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन विद इन द सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है या बायोकेमिस्ट्री में हम मेजॉरिटी ऑफ दी जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो ऑर्गेनिक हैं, यानी उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका जो बेसिक एलिमेंट है वो है कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका बेसिक एलिमेंट इज कार्बन। फिर हम कहते हैं कि इसकी इन यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो है कार्बन की सेंट्रल पोजीशन है इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। जिंदगी के ढांचे में कार्बन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बल्कि कहें कि मरकज़ी रोल है, सेंट्रल रोल है। फिर हम कहते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी इसकी वैलेंसी है 4, वैलेंसी इज इक्वल टू 4। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर एटम्स। ठीक है, वैलेंसी का मतलब है कि वो कितने दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, ये उस एटम की जो है हम कहते हैं वो उसकी वैलेंसी है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। अब हम कहते हैं कि कार्बन का जो एक स्टेबल कन्फिगुरेशन है, जो उसकी स्टेबल फॉर्म बनती है, उसमें जो उसकी अरेंजमेंट होती है वो होती है टेट्राहेड्रॉन, यानी 4 बॉन्ड्स अरेंज सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रॉन। यानी आप फ़र्ज़ करें अगर हम मीथेन को बनाएं, CH4 ये फार्मूला है मीथेन का, तो हम कहते हैं कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं और ये उसकी स्टेबल कन्फिगुरेशन है, दैट इज़ टेट्राहेड्रॉन। फिर हम कहते हैं कि कार्बन जो है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है जब इसके 4 बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो एक स्टेबल कंपाउंड जो है वो बनाता है। फिर हम कहते हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जब बनता है तो ये बॉन्ड जो है वो अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनाता है, ये रिंग्ड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। यानी कि जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेगा तो वो होता है तो वहाँ पर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनता है, वहाँ पर रिंग्ड स्ट्रक्चर भी बनता है और वहाँ पर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनेगा, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। जैसे फर्ज करें यहाँ पर हम अनब्रांच को स्टडी कर लेते हैं, यानी फ़र्ज़ करें 4 कार्बन वाला कोई सा भी कंपाउंड है, तो अगर हम देखें तो इसके 4 कैसे कंप्लीट होंगे? 1। अगर हम इस कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 1 की, तो कार्बन नंबर 1 के 4 बॉन्ड्स चेक कीजिएगा, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 उसने नेक्स्ट कार्बन के साथ बना लिया है। ठीक है, ये कुछ बॉन्ड उसने बनाना है, 4 बॉन्ड्स, यानी इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, तो इसके 4 बॉन्ड्स आपने कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से आपके स्ट्रक्चर्स में मिस्टेक नहीं होगी। एच। अब कार्बन नंबर 2 के 4 बॉन्ड्स चेक कीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। कार्बन नंबर 3 के 4 बॉन्ड चेक कीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। देन द लास्ट कार्बन H एंड H, देन H, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये एक अनब्रांच स्ट्रक्चर बन गया है। इसी तरह से जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है तो ये एक रिंग्ड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इसको मैं ज़रा ऊपर करके आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। 1 H H H
H H और H, इसे हम कहते हैं दिस वन इज रिंग्ड स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, C C C C और C। इसके भी 4 पूरे करें, इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करें, इसके भी 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बड़ा ब्रांच स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर हमने बात की कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जब होता है तो ये अनब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। रिंग्ड स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। और ब्रांच स्ट्रक्चर भी होता है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद हमने कहा कि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है ये स्केलेटन्स में बेसिकली हमें नज़र आता है। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड हमें अमाइनो एसिड्स में नज़र आता है, यानी प्रोटीन्स में नज़र आता है। कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस वन इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमें नज़र आता है। कार्बन टू फॉस्फेट बॉन्ड हमें नज़र आता है एटीपी में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और फास्फोरस के साथ। फिर हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी ये होंगे मोनोमर्स, यानी ये छोटे यूनिट्स हैं, और इनके मिलने से बड़े जो यूनिट्स बनेंगे दैट आर पॉलीमर्स, ठीक है। मैक्रो का मतलब ही है लार्ज और माइक्रो का मतलब है स्मॉल। अब ये जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एग्जांपल है सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स। अब चूंकि सेलुलोज, फैट्स और प्रोटीन्स इनसॉल्युबल हैं वाटर में, तो इनका बेसिक काम ये होता है कि ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। और स्टोरेज, इनका दूसरा काम क्या है, स्टोरेज ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टोर करेंगे। जैसे सेलुलोज है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से सेलुलोज बनता है, तो इसका मतलब है कि जब सेलुलोज प्रिजर्व हो गया तो इसी फॉर्म में हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी जो है वो प्रिजर्व हो गया, यानी ग्लूकोज जो है वो प्रिजर्व हो गया। फैट्स, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उनके मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं, तो इसका मतलब है अमाइनो एसिड जो कि हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन जब स्ट्रक्चर बनाएंगी तो हमारा जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल भी प्रिजर्व हो जाएगा। फिर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यानी ये मोनोमर्स होते हैं, छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज, ए, इसको अमाइनो एसिड्स की एब्रीवेशन की है मैंने, एंड फैटी एसिड्स एब्रीवेशन की है। अब ये क्या है, दीज आर दी सब यूनिट्स टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स मिलते हैं, देन हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। तो इसको मैंने पहले ही आपको बताया कि ये क्या है, मोनोमर्स हैं, इनके मिलने से पॉलीमर्स बनेंगे, और पॉलीमर्स हमेशा जो है वो ज़्यादातर जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये जो है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और जो कार्बन टू फॉस्फेट बॉन्ड है ये बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। फिर इसमें हम कहते हैं कि जो एटीपी है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में फौरी तौर पर टूटता है और सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कार्बन टू कार्बन लिंकेजेस जो है वो लाइफ को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। इसको एक दफ़ा से मैं 1 मिनट में रिकॉल करती हूँ कि क्या पढ़ा हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन जो है वो डिस्कस की है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में हमने कहा कि कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ये स्केलेटन ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इसी कार्बन पर बेस करती है। कार्बन की वैलेंसी 4 है,
ठीक है, इसको लिए इसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं, यानी कि ये 4 बॉन्ड्स बनाता है डिफरेंट एटम्स के साथ मिलकर। इसकी 4 वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाई होगी तो ये स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा, और वो जो कन्फिगरेशन या जो इसकी शेप होगी दैट इज़ टेट्राहेड्रॉन। फिर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो लिंकेज होगा वो अनब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है, रिंग्ड स्ट्रक्चर बना सकता है, और ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो बना सकता है। कार्बन टू कार्बन लिंकेज स्केलेटन में प्रेजेंट है। कार्बन टू हाइड्रोजन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन टू नाइट्रोजन प्रोटीन्स में यानी अमाइनो एसिड में ये लिंकेज पाया जाता है। इंशाल्लाह इसको हम आगे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। कार्बन टू ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसको भी इंशाल्लाह हम कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कार्बन टू फॉस्फेट ये एटीपी में ये लिंकेज होता है। मैंने भी आपको बताया कि ये अनस्टेबल बॉन्ड है और फौरी तौर पर टूटकर जो है वो सेल को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स 2 तरह से हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो जो है वो मोनोमर है जिनके मिलने से पॉलीमर्स बनते हैं, एंड पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन जो आपकी बुक में मेंशन है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को जो है वो थॉरोली रीड करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।